ये स्टूडेंट्स एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होने वाला है, रिवीजन का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होने वाला है बिजनेस मैनेजमेंट 1 का, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट 1 का कल एग्ज़ाम है। ओके, तो पहले तो आप ये देख लो कि आपने पढ़ना क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो एक दिन के भरोसे बैठे रहते हैं, तो हैव अ लुक एट इट। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों का मतलब आपका ये पहला साल ख़त्म है, ये एग्ज़ाम है और इसका बिजनेस मैनेजमेंट 1 का एग्ज़ाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में आपको वेदास मतलब वेद, जो वेद पुराण है उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में और कौटिल्य किस हिसाब से इकोनॉमी और मैनेजमेंट में सामंजस्य बनाकर उसको मैनेज करते थे। इज दैट ओके? उसके बाद टोटल मिला के केवल 5 ही चैप्टर हैं आपके। चैप्टर 2 में आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आप मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और हम मैनेजमेंट की नेचर और सिग्निफिकेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। ये मैनेजमेंट की वो चीज़ें जहाँ पे आपको मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस, ये सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, तो यहाँ नेचर और सिग्निफिकेंस देखेंगे आप। चैप्टर 3 है प्रिंसिपल्स का। अगर नाम प्रिंसिपल्स का आ गया तो 2 ही नाम आपके जहन में आना चाहिए, टेलर, फ्योल। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे आप सीखेंगे प्लानिंग। ओके, और यहाँ पे प्लानिंग की 4 चीज़ें केवल हैं जो आपको एग्जाम के पर्पज से पता होनी चाहिए, और अंतिम है ऑर्गेनाइजिंग। एक्सक्यूज मी क्लास, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक है प्लानिंग, यहाँ पे आपको टाइप्स पढ़ने हैं, और जो अंतिम है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ये बिजनेस मैनेजमेंट 1 के टोटल वो चैप्टर्स हैं जो कल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और मेरी पूरी कोशिश है कि ये वीडियो जो शूट हो रही है 30 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। मतलब जो बच्चा 30 मिनट की ये वीडियो कर लेगा वो कल का पेपर बहुत अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लेगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर। जल्दी से उसका रिविजन देखते हैं। सो यू रेडी? ओके स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट इट। आपके नोट्स आपके हाथ में। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ तो आप कौटिल्य अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कौटिल्य कौन थे, चाणक्य कौन थे, विष्णुगुप्त कौन थे, तीनों एक ही लोगों के नाम थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में उनके लीगल एडवाइज़र भी थे, उनके गुरु भी थे, और कौटिल्य के द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र, उस किताब में 3 बड़े इंपॉर्टेंट कमर्शियल डिसिप्लिन्स के बारे में बड़े संयमित तरीके से बताया गया, और वो डिसिप्लिन्स हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट। किस तरह से एक राजा को अपने प्रजा के लिए इन तीनों चीज़ों का कोरेस्पॉन्डेंस बना के रखना पड़ता है, वो हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखा है। इतनी बात अगर तुमको पता है, तुम्हें कौटिल्य के तीनों नाम पता है, उनकी किताब का पता है, तो बेसिकली वेदास तुम कवर कर लेते हो। इसके साथ साथ इस चैप्टर में एक और चीज़ समझने वाली है कि कौटिल्य के टाइम पे या चाणक्य के टाइम पे मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या थी। मतलब जो प्रजा थी उसके पास मेनली कौन कौन सी ऐसी आर्थिक क्रियाएं थी जिनके थ्रू वो अपना भरण पोषण करती थी। देखो, सबसे पहला होता था और सबसे इम्पॉर्टेंट होता था एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, कृषि। हिंदुस्तान, भारत शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है, एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन एरा ऑफ द एग्रीकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य खुद में भी एक बहुत सक्षम राजा थे जिन्होंने धनानंद को ओवरथ्रो करके अपनी सिंहासन को हासिल किया था। मगर उसके पीछे जो चाणक्य थे वो एक बहुत सबल बुद्धि के आदमी थे। उनका जो सोचने का तरीका, चाणक्य नीति आज भी कई बिजनेस हाउसेस में पढ़ा जाता है। अच्छा, एग्रीकल्चर के बाद क्राफ्टमैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट था। क्राफ्ट्समैनशिप, बुनकरों का नाम सुना है? पहले टाइम पे मशीनें नहीं होती थी, आप जो वस्त्र पहनते थे उस वस्त्र को डिज़ाइन छोड़िए, उसको निकालने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पौधों से, कपास से बहुत ज़्यादा कलाकारी लगती थी।
इसके अलावा देखो, भारत पहले सोने की चिड़िया था अंग्रेज़ों के आने से पहले, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें केवल इंडिया में थी, फॉरेन में नहीं थी, एंड दैट वाज द रीज़न दैट इंडिया वाज कॉलोनलाइज्ड। ऑल्सो यहाँ पे जो नॉलेज अवेलेबल होती थी, गुरुकुल होते थे, ये समय गुरुकुलों का था, तक्षशिला का था, नालंदा यूनिवर्सिटी का था। तक्षशिला चाणक्य द्वारा ही बनाई गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी अब जो प्रेजेंट में पाकिस्तान है उसमें जा चुकी है, उसका पार्ट हो गई ना। पहले पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, या यूँ कहा जाए कि इंडिया ही पाकिस्तान उसी से कट के बना। तो उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। उसमें नॉलेज और टेक्नोलॉजी की बातें सिखाई जाती थी। गुरुकुल, गुरु उच्चारण मंत्र, ये जो अजंता अलोरा की गुफाएं आप देखते हैं, उसकी नक्काशियाँ देखते हैं, मीनाक्षी के टेम्पल, मदुरई के टेम्पल, जितनी ये टेम्पल देख रहे हैं, दीज आर ऑल दी लेगेसीज ऑफ द एम्पायर ऑफ वैदिक इंडिया। और एक और चीज़ थी, एंड दैट वॉज ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रैफिक। देखो, ट्रेड कॉमर्स तो समझ में आता है, व्यापारियों में लेन देन की चीज़ें, और अंग्रेज़ भी व्यापारी बनकर ही आए थे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे। ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे है किस तरह से, केवल हम ये सड़क के ट्रैफिक की बात नहीं करें, वो भी था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज आल्सो दैट, बट इसी के साथ साथ जो शहर की व्यवस्थाएं होती थी, जैसे सीवेज का पानी, कचरा कैसे लोग डंप करते थे, किस तरह से रिसाइकिल और रीयूज़ के ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता था, किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी जो होती थी उसको कंजर्व किया जाता था, ये सारी जो चीज़ें होती थी, ये सारी चीज़ें आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने मिलती थी। और छोटी छोटी बात चैप्टर 1 में और देख लो। चैप्टर 1 में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट का कोर रूप अभी देखने नहीं मिलता है। कोर रूप यहाँ से चैप्टर 2 और 3 में कवर होता है, मगर फिर भी चैप्टर 1 में जो नोट्स तुम लोगों ने बना रखे हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। मतलब मान के चलो कि चैप्टर 1 से कवर होने वाली चीज़ तुम्हारी इतनी ही थी, कौटिल्य के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन ले लोगे वो चैप्टर 1 में आता है। स्टूडेंट्स, जल्दी से हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जो बात करता है नेचर और सिग्निफिकेंस के बारे में। सी, हैव अ लुक एट इट। ये चैप्टर 2 है। सो चैप्टर 1 कौटिल्य वाला ख़त्म हो गया। आइए चलो चैप्टर 2 को देखते हैं। सी, चैप्टर 2 में केवल 5 चीज़ें आपने समझनी हैं, कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स, लेवल, और एक ये 2 अलग टॉपिक हैं, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी सारी किताबों में ये कंसेप्ट 4 हैं, काफ़ी सारी किताबों में कंसेप्ट 2 हैं। 4 क्यों हैं? क्योंकि जो कुछ किताबों में क्लासिकल में न्यू क्लासिकल को जोड़ के दिया गया है, और काफ़ी सारी किताबों में आपको क्लासिकल और न्यू क्लासिकल 2 अलग कंसेप्ट दिखेंगे। स्टूडेंट, अगर आपकी वो बुक है जहाँ पे क्लासिकल और न्यू क्लासिकल अलग है, तो हम ये जो कवर करने जा रहे हैं ये आपके लिए न्यू क्लासिकल में आएगा, और क्लासिकल में बात हो रही होगी एडम स्मिथ द्वारा जिन चीज़ों को एडवोकेट किया गया था उनकी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस के ज़रिए, उसके बारे में। क्लासिकल कंसेप्ट मैनेजमेंट का देखो, ये बात उस समय की है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, फ्रांस वाज आल्सो कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। सो सिंस इट वाज आल्सो अ कॉलोनाइज्ड नेशन, वहाँ पे क्लासिकल कंसेप्ट काफ़ी इनह्यूमन था। इनह्यूमन मतलब वहाँ पे लेबरों को इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता था। दे वर यूज्ड फॉर कॉन्स्टेंट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम दी इनपुट टू दी आउटपुट जनरेशन, एंड देयर वाज सो मच प्रेशर ऑफ मैनेजमेंट। तो क्लासिकल अप्रोच में बस इतनी सी बात कही गई है कि आप किस तरह से अपने एम्प्लॉई को, अपने वर्कर को मैनेज करते हो, दैट इज़ द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अलॉन्ग विद इट सर्टेन अदर थिंग्स हैव बीन हाईलाइटेड। एडम स्मिथ की अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की चीज़ें रिवाइव होने लगती हैं। तो चांसेस हैं एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ की जो क्लासिकल कंसेप्ट है वो किधर से इंस्पायर हुआ है। सो दैट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो क्लासिकल कंसेप्ट में इनका नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, न्यू क्लासिकल कंसेप्ट, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे टेलर, फेयोल और मैक्स वीबर, ये 3 सबसे बड़े मैनेजर जिनके बारे में स्टूडेंट्स आज भी पढ़ते वो थे। सबसे पहले थे साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर। ब्यूरोक्रेसी की बात की थी मैक्स वीबर ने,
और एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह सकते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप भी कह सकते हैं। फ्योल थे और फ्योल के साथ ही साथ बाकी भी काफ़ी लोग थे। कहीं ना कहीं एल्फ्रेड मार्शल वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑल दिस। तो नियो क्लासिकल जब हम कंसेप्ट बात करते हो तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ों को समझना होगा। नियो क्लासिकल फिर खुद में भी 3 पार्ट में विभाजित हो जाता है। साइंटिफिक, जिसके अंतर्गत टेलर के सारे प्रिंसिपल आएंगे, घबराओ मत, वो आने वाले चैप्टर के रिविजन में हम कवर करेंगे। ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वीबर ने कहा समझ लो ये क्या होता है। ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है किसी शासक के अधीन। मतलब ये जो हायरार्की के बारे में आप पढ़ते हो कि टॉप एंड देन मिडिल एंड देन लोअर, और उसके थ्रू एक कम्युनिकेशन फ्लो करता है, एक चैनल फ्लो करता है। ब्यूरोक्रेसी मतलब ऑफिशियली या फॉर्मेलिटी को मेंटेन करने वाला स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। तो मैक्स वीबर का इतना कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर रिजिड है, डिसिप्लिन्ड है, तो एम्प्लॉय भी डिसिप्लिन्ड रहेगा, वरना नहीं रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव में हम फ्योल के 14 प्रिंसिपल देखते हैं। बिहेवियरल, अब यहाँ काफ़ी किताबों में बिहेवियरल से आप मॉडर्न कंसेप्ट भी पढ़ोगे। हो सकता है आपके बुक में बिहेवियर ना दिखे, मॉडर्न दिया हो। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, बिकॉज ह्यूमन एफर्ट्स आर इन्वॉल्व। तो आप एक कोई तय नीति या कोई तय सिद्धांत लगा के उस रूटीन पे नहीं चल सकते हैं। एंड कंटेम्प्रेरी अप्रोच में 2 चीज़ें, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है विविध, जिसको कब अडॉप्ट करना है या कब नहीं अडॉप्ट करना है इसका कोई नियम नहीं है। मैनेजर अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस को अडॉप्ट कर सकता है। ये एक होता है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच का मतलब है हम इनमें से किसी को फॉलो नहीं कर रहे, हमारा अपना एक सिस्टम है जो हमने ओवर द टाइम ऑफ प्रैक्टिस डेवलप किया और हम उसी सिस्टम से चलते हैं। मगर कंटिंजेंसी अप्रोच का मतलब ये होता है कि अच्छा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सिस्टम और कंटिंजेंसी। आप एक सिस्टम को लेकर चल रहे थे, अब ऐसा कोई स्वॉट एनालिसिस में वो जो थ्रेट वाला होता है, कोई एक्सटर्नल क्राइसिस आ गया और आपको पता है कि ये वो समय नहीं है जब हम पुराने सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, तो कंटिंजेंसी का मतलब होता है आपदा, मतलब किसी आपातकालीन स्थिति में अडॉप्ट किए जाने वाले प्लान को हम कहते हैं कंटिंजेंसी या कंटिंजेंट अप्रोच। ये दोनों ही बिलोंग करते हैं कंटेम्प्रेरी में। तो ये तो हो गए कंसेप्ट। आओ जल्दी से देखते हैं फीचर्स, गिनती के 5 हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। कला भी है, विज्ञान भी है। विज्ञान क्यों? क्योंकि इतने महान महान लोगों की एक थ्योरी है, और कला इसलिए क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व है वहाँ पे एक सिद्ध सिद्धांत नहीं चल सकते, आपको अपनी सूझबूझ से भी काम करना होता है। परवेसिव, परवेसिव का मतलब है सर्वव्याप्त, मतलब इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। एक छोटा सा बच्चा भी जब पढ़ने बैठता है तो उसका भी एक टाइम टेबल होता है स्कूल में, ऐसा नहीं कि वो बैग में कुछ भी उठा ला रहा है, स्कूल वाले कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। देयर इज अ ऑर्गेनाइज शेड्यूल फॉर एवरीथिंग। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप एक मैनेजर हो, आप अगर कोई प्लान बना रहे हो तो बहुत जाहिर सी बात है कि उस प्लान के सैंक्शन होने में ऑर्गेनाइजेशन के और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी और होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्टिन्यूअस, प्लानिंग नेवर स्टॉप्स। प्लानिंग का रिजल्ट क्या होगा? मैनेजमेंट का रिजल्ट क्या होगा? या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट होगा तो यही प्लान कैरी आउट होगा, लॉस होगा तो कोई नया प्लान आप करेंगे, मैनेजर्स नई तरह से सोचेंगे चीज़ों को। और अंतिम है ग्रुप एक्टिविटी, इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू दिस ओनली। मगर ग्रुप एक्टिविटी में हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन, ये समझोगे अभी, ग्रुप एक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन आर इंटरलिंक्ड। अब जल्दी से देखते हैं, हम अपने बात करते हैं टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल्स के बारे में। देखो टॉप लेवल में वो लोग आते हैं जिनका काम होता है प्लान को बनाना नहीं, प्लान को अप्रूव करना। प्लान बनाने वाला काम तो मैनेजमेंट कर रहा है, जो कि मिडिल लेवल में आता है। टॉप लेवल में बैठे हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके चार्टेड अकाउंटेंट, आपके सीईओ, आपके सीएफओ। इनका काम ये होता है टॉप लेवल में ये कंसिडर करना होता है कि क्या जो प्लान हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से काम कर रहा है वो ऐसा सही है या गलत।
मिडिल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ जाते हैं यहाँ पे, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर और बाकी जितने भी वर्कर हैं वो सारे आते हैं। सुपरवाइजरी या लोअर लेवल भी आप इसे कह सकते हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं ये जो दो चीज़ें मैंने लिखी हैं इस चैप्टर में, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, क्या होता है। स्टूडेंट, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट का मतलब, वैसे तो ये थोड़ा बहुत मान के चलो आप चैप्टर 1 का ही एक छोटा पॉइंट था जो मुझे अभी याद आया। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि बॉस हैं और बॉस ने अपने किसी रिश्तेदार को एक हायर पोजीशन पे बैठा दिया और वो किसी लायक नहीं। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है मैनेजमेंट जो भी चीज़ों को करे उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसमें एक वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, फर्म को एक वैल्यू मिलनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी को एक वैल्यू मिलनी चाहिए। किस आधार पे मैनेजमेंट काम कर रहा है वो आधार ही क्या है, वैल्यू है। मतलब कोई भी काम आपका रैंडम नहीं हो सकता। अगर आप मैनेजमेंट के मैनेजर के एक आधिकारिक और जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हो तो आपका हर काम एग्जेम्पलरी होना चाहिए। एग्जेम्पलरी मतलब क्या, दूसरों के लिए उदाहरण की तरह होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन जो मैंने बताया कि ये रिलेट करता है ग्रुप एक्टिविटीज से। देखो स्टूडेंट्स, बिग बॉस है ना, बिग बॉस देखा है? मैं नहीं देखती, देखना भी नहीं चाहिए, बट हाँ कभी कभी आपको इधर उधर से चीज़ें पता चल जाएंगी। आप नॉर्मली स्क्रॉल करो तो आपको ट्रेलर दिख जाएगा। उसमें क्या होता है, वो लड़ते रहते हैं, वो लोग लड़ते रहते हैं, लड़ के वो सब इतना लड़ते हैं कि ऑडियंस समझ लेती है कि इस सीज़न में तो कोई मर के घर जाएगा, मगर एंड में सब बच जाते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये ग्रुप एक्टिविटी है ना, ये यही चीज़ है कि ग्रुप में सामंजस्य बनाना। एक ऑर्गेनाइजेशन जब बड़े होते होते एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनती है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एथनिटी से, अलग रिलीजन से, अलग कास्ट से, क्रीड से, जेंडर से, बैकग्राउंड से लोग आते हैं। तो बात बड़ी जाहिर है कि कभी कभी कलेश मच सकता है, कभी कभी रोज़ रोज़ अगर तुम्हारे यहाँ पे तलवारें चल रही हैं तो ये एक सिग्नल है कि आपके मैनेजर या एचआर डिपार्टमेंट सक्षम नहीं है कि आपके एम्प्लॉयज़ में उस तरह की ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन डाल पाएँ। तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी या कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है साथ साथ काम करने के तरीके को क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जल्दी से बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 3, हैव अ लुक एट इट। केवल यहाँ पे टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करने हैं, याद कर लेने हैं किसने क्या बोला था, क्यों बोला था। हैव अ लुक एट इट। प्रिंसिपल्स आपके सामने बोर्ड पे हैं और मैं क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ आपको कि प्रिंसिपल्स का क्या क्या मतलब है। सबसे पहले बात करेंगे टेलर। वैसे टेलर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद रखिएगा। गो एंड सी हु इज देयर। So many disturbances today. Have a look at it. Taylor. Science not rule of thumb. Student, science not rule of thumb, इनका कहने का मतलब ये था कि पहले के टाइम के जो मैनेजर्स होते थे मैनेजमेंट को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते थे। फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब है कि वही है, हो जाएगा। He said that it is not something that has to be taken for granted. इसमें भी हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के जरिए अगर प्रोसीड करें तो वी कैन गेट आवर वर्क डन। सो दैट वाज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देन इट वाज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का क्या मतलब है, बोलो भाई, हार्मनी का क्या मतलब है? हार्मनी का मतलब होता है सद्भावना और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलेश। तो टेलर कहते हैं कि देखो, वर्कर्स को, मैनेजर्स को सद्भावना के साथ एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, ना कि उनको कलह मचाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो इंडिविजुअलिज्म नहीं काम आएगा। आप सोल प्रोप्राइटर नहीं हो। सोल प्रोप्राइटर को समझ में भी आता है कि भाई अकेले उसको सब मैनेज करना है। कोऑपरेशन मतलब सामंजस्य बना के काम करना, ना कि एक अकेले व्यक्ति पे आपको इतना ज़्यादा क्या कहते हैं वर्कलोड डाल देना है कि वो परेशान होकर ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ दे। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं। डिफरेंशियल फीस वेजेस सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ था मेरे कॉलेज में, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हम लोगों ने दिए स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स बहुत टाइमली ला के
जो फर्स्ट डे नोटिफाई की गई जमा कर दी, और कुछ स्टूडेंट्स 5-6 नोटिस के बाद भी तब लेके जमा करने आए जब उनको फ़ाइन देना पड़ा। अब फ़ाइन लेने में टीचर्स को भी बहुत बुरा लगता है, बट बात क्या है ना कि अगर वी आर ट्रीटिंग बोथ ऑफ देम सेम, तो जिसने उतना एफर्ट करके पहले दूसरे दिन में ही फाइल सबमिट कर दी, उसकी एफर्ट की फिर क्या वैल्यू रहेगी। टू क्रिएट दिस डिफरेंशियल जस्टिस हम कोई कंपनसेशन या कोई रिवॉर्ड का अडॉप्ट करते हैं स्कीम। तो डिफरेंशियल पीस वेजेस का मतलब भी यही है कि जिस हिसाब से जितने पीसेस, जितने यूनिट्स एक लेबर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके हिसाब से उसको अगर हम वेजेस देंगे तो बाकी जो काम नहीं कर रहे हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और अंतिम है मेंटल रिवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है, मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जाके 5 साल बाद, 6 साल बाद तुम बोर होने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एकाक ये रियलाइज़ होता है कि भाई हम तो वही काम करते रह गए, हमारी पर्सनालिटी में कहाँ कोई ग्रोथ आई, कहाँ कोई वैल्यू एडिशन आई। 5-6 साल में कुछ नया सीखे होते, कोई नई चीज़ सीखी होती या कोई प्रमोशन हुआ होता तो थोड़ा मोटिवेशन रहता भी। आप उसी पोजीशन पे, उसी सैलरी पे काम करते अगर रह जाते हैं, मानसिक क्रांति आप में नहीं आती। और मानसिक क्रांति का मतलब है कुछ नया सीखना, कुछ नया करना। सो दीज 5 वर्ड्स अबाउट द टेलर। आते हैं फ्योल पे। सबसे पहला फ्योल ने बोला डिविजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करके करेंगे, काम जल्दी होगा, आसानी से होगा और वर्कलोड किसी पे नहीं पड़ेगा। सेकेंड वॉज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ना एक साथ ही आते हैं। अगर तुम्हें हमने अथॉरिटी दिया कि क्लास को माइंड करो, उसी दौरान अगर एक लड़का एक लड़के के सर पे बॉटल चला के उसका सर फोड़ देता है, तो बॉटल चला के फोड़ने वाले की जिम्मेदारी ज़्यादा तुम्हारी बन जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा टेन्योर था जहाँ पे तुम इंडिविजुअली, कलेक्टिवली इस ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। यूनिट, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन लाइफ के हर फील्ड में इंपॉर्टेंट होता है, केवल मैनेजमेंट में नहीं। समय से चीज़ों को करना, समय से उठना कभी नहीं हो रहा तुम लोगों से, समय से सोना कभी नहीं होने वाला तुम लोगों से। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ को आप जो कमांड दे रहे हैं, एक बार में एक ही कमांड, कंप्यूटर भी एक बार में एक ही कमांड ले पाता है, तो आपके एम्प्लॉय तो फिर भी इंसान है। तो you just have to make sure that the commands are right, prompt and immediate. Unity of direction मतलब एक एम्प्लॉय के 4 एम्प्लॉयर नहीं हो सकते, 4 बॉस नहीं हो सकते। एक ही एम्प्लॉय परचेज मैनेजर के लिए भी काम करे, सेल्स मैनेजर के लिए भी काम करे, अकाउंटिंग मैनेजर के लिए नॉट पॉसिबल। डायरेक्शन मतलब he will be directed towards one process only। अच्छा, स्केलर चेन की अगर हम बात करते हैं तो स्केलर चेन का मतलब होता है वो जो हायरार्की का चेन होता है, दैट वन। एंड द 7th वन इज ऑर्डर। किस ऑर्डर में कौन से ऑर्डर में कमांड्स मूव करते हैं, कौन से ऑर्डर में चैनल मूव करता है, ऑल दैट। इक्विटी का मतलब होता है जस्टिस। एम्प्लॉयज़ में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को पूरी इंसाफ के साथ ट्रीट करना चाहिए। उसमें ये नहीं कि कोई आपका साला है या कोई आपका मामा है या कोई आपका चाचा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा आप उसी वर्क एक्सपीरियंस पे, एक्सपोजर पे सैलरी दे रहे हो, और कोई उससे भी ज़्यादा है पर उसके साथ अगर तुम पार्शियलिटी करोगे तुम्हारा ही नाम खराब होगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये काम मैनेजर्स का होता है देखने का कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ साथ जनरल इंटरेस्ट भी सम्मिलित हो। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनस, लोगों का जो आप पैसा दे रहे हो, रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो। दूसरी चीज़ है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है आप मैनेज कर सकते हो, सेंट्रलाइजेशन बहुत बड़ी है तो यहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनका अपने स्थान पे, अपने पद पे उनको रहने की एक स्टेबिलिटी, स्थिरता रहे। ये नहीं कल उस पर्सन को अपॉइंट किए, परसों उसी पर्सन को हटा के पुराने वाले को रीअपॉइंट कर दिए। इनिशिएटिव मतलब पहल करना, नए चीज़ों को लेके, नए स्कीम्स को लेके पहल करना। और स्पिरिट डी कॉर्प्स, स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कल रात में, लगभग रात के अराउंड
एक शॉर्ट्स अपलोड की गई थी जिसमें 10 MCQs हमारे टीम द्वारा सेलेक्ट करके क्यूरेट करके यूट्यूब पे डाले गए थे। वो टॉप 10 MCQs हैं जो कल के पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म हुआ स्टूडेंट्स। हमारे सेकेंड लास्ट चैप्टर के रिविजन पे जो है प्लानिंग। प्लानिंग में दो ही चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको देख के जानी है। सबसे पहला है प्लानिंग का प्रोसेस। प्लानिंग की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, सबसे पहले है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, ये डिसाइड करता है कि उसको अचीव क्या करना है। उसके बाद उनमें से वो प्रीमाइसेस डेवलप करता है, मतलब ये अचीव किस तरह से किया जा सकता है। जनरली यहाँ पे हम बजट इश्यूज़ को देखते हैं कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो पैसा अब किस हिसाब से उठाया जा सकता है, यहाँ पे वो भी देखते हैं। और साथ ही साथ जब हमारी ये सारे डिसीजन कि हमें कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, हमें कब तक रिजल्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें जब डिसाइड हो जाती हैं, इन अल्टरनेटिव्स को, मतलब हमें जिस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है उसके पहुंचने के तरीके पता चल गए। उन तरीकों में एक जब तरीका हम सेलेक्ट कर लेते हैं वो होता है सिलेक्शन। फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हेल्ड होती है, इस तरीके को डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है और अप्रूवल के बाद इम्प्लीमेंटेशन यानी इस पर अमल किया जाता है। मैनेजमेंट उसी ऑब्जेक्टिव को लेते हुए उसी दिशा में काम करने लगती है और एक बार फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है तो फॉलो अप का मतलब होता है हाँ ये असर्टेन करना कि हम कहाँ तक सफल रहे और हमें कहाँ तक लॉसेस हुए। फॉलो जल्दी से आ जाओ, हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ प्लान की। सबसे पहले ये तो टाइप्स तुमने लिखे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, पर इनके अतिरिक्त एक और टाइप जो जनरली होता है स्टूडेंट्स, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूज प्लान वो होते हैं जो एक बार यूज कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट ऐसी कोई परिस्थिति होगी हमें एक नया प्लान देना पड़ेगा। और स्टैंडिंग प्लान जैसे कंपनी की पॉलिसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये स्टैंडिंग प्लान है। ओके, ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स देखें, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य, हमें अचीव क्या करना है, तो ये एक फाइनल एम है। उसके बाद है स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति। ज़रूरी नहीं है तुम हर बार एक ही रणनीति से जीतोगे, बात समझ में आ रही है। पॉलिसीज का मतलब होता है अवधारणा, एक कोई ऐसा फॉर्म्यूलेटेड प्लान जो कंपनी ने अपना लिया कि 5 बजे के बाद हमारी कंपनी में फीमेल स्टाफ काम नहीं करेंगे, उनको घर भेज दिया जाएगा। तो कितना भी डेडलाइन रहे, कितना भी वर्कलोड रहे, फीमेल स्टाफ को 5 बजे के बाद छोड़ देना है, उनको घर जाने देना है। प्रोसीजर का मतलब है प्रक्रिया। आपके ऑफिस में किसी को अगर चेयरमैन से बात करनी है डायरेक्ट, क्या ये अवेलेबल है? मान लो तुम नहीं अवेलेबल रहेगा, जनरली नहीं रहता है, आपको एक फॉलोड चेन जो फॉलो करना है। प्रोसेस इज प्रोसीजर, प्रोसीजर इज मेड फ्रॉम द वर्ड प्रोसेस। मेथड का मतलब तरीका। अच्छा, अब प्रोसीजर और मेथड में डिफरेंस क्या? देखो, प्रोसीजर थोड़ा एक्सटर्नल है और मेथड कंपनी के इंटरनल की बात करता है। रूल्स, नियम ही नियम कानून जो कंपनी का फाउंडेशन ले करता है। कंपनी कौन से नियमों के अधीन काम करेगी, रूल से तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बंधा हुआ है, बाधित नहीं है, बंधा हुआ है। प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि कंपनी, ये नहीं रंगारंग कार्यक्रम नहीं, कंपनी का प्रोग्राम्स का मतलब ये होता है कंपनी कितने प्रोग्राम एक बार में इवैल्यूएट कर सकती है। मतलब हो सकता है हम एक ही ऑब्जेक्टिव को लेके काम कर रहे हो सकता है हम छोटे छोटे कई सारे ऑब्जेक्टिव को डिज़ाइन किए हों और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद हमारे पास अलग अलग प्लान्स हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? बजट। जितना नाच गाना है आपकी कंपनी का, सब किस पे डिपेंड करता है? आपकी बजट पे डिपेंड करता है। और ये बजट डिपेंड होता है आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे, और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिपेंड करती है आपके फाइनल अकाउंट्स पे। अगर ये क्लियर है तो बढ़े हमारे अंतिम चैप्टर की तरफ और ख़त्म करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट 1 का ब्रेनस्टॉर्मिंग रिवीजन।
स्टूडेंट्स नोट्स है आपके पास, आई एम नॉट राइटिंग ऑन द बोर्ड्स, बस मेरी बात पे ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइजिंग खत्म हो जाएगा। कितनी भारी होगी, कितना भारी। सी ऑर्गेनाइजिंग, लेट्स टॉक अबाउट इट। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग में आपको मैंने फ्योल की एक डेफिनेशन लिखा रखी है, उस डेफिनेशन को पढ़ के जाइएगा। यूट्यूब वाले बच्चों के लिए मैं एक बार डेफिनेशन डिक्टेट करी हूँ, हैव अ लुक एट इट। कहाँ से हैव अ लुक एट इट, नोट्स ही लुक एट तुम लोगों को। देखिए हेनरी फ्योल द्वारा कहा गया है, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग। मतलब एक बिजनेस, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है बिजनेस को काम करने के लिए वो सारी चीज़ों को अवेल कराना जो उसको काम करने में सक्षम बनाती हैं। इसमें रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, मशीन्स भी आती हैं, टूल्स भी आते हैं, कैपिटल भी आते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग ठीक है, समझ लो, मीनिंग भी थोड़ा सा समझ लो। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग ये हो गया, तुमने प्लानिंग कर ली, अब तुमको ये ऑर्गेनाइज करना है। वो जो लिखा था ना प्लानिंग प्रोसेस में, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, ये प्रीमाइसेस डेवलप कैसे किए जाएंगे और जो प्रीमाइस या जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट हो गया, अब सेलेक्ट होने के बाद चीज़ों को लाना, लोगों को लाना, रॉ मटेरियल को लाना ही नहीं, उनको ऑर्गेनाइज करना इस तरह से कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें। टू ऑर्गेनाइज देम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग। जल्दी से बढ़ते हैं हम और देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। स्टूडेंट्स 4 स्टेप का तो ये प्रोसेस है, ज़रा ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। हम काम को लोगों में डिवाइड करते हैं और उनको डिवाइड हम करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंगली। ओके, अगर कोई अकाउंट्स में अच्छा है तो बहुत जाहिर सी बात है, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का भला चाहते हैं तो उसको अकाउंट्स विभाग का ही काम देंगे। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम देंगे। अगर कोई कस्टमर रिलेशनशिप में अच्छा है तो उसको कस्टमर कम्युनिकेशन का काम देंगे। दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। देन डिपार्टमेंटेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंटेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन या विभागीकरण, काफ़ी नामों से इसको जाना जाता है, मतलब अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग विभाग बना देना। देन यू हैव द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। कौन सा काम कौन करेगा उसको हम यहाँ पे ड्यूटी असाइन कर देते हैं। और जो अंतिम स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग में, थर्ड एंड द फोर्थ स्टेप इज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब कौन सा जूनियर कौन से सीनियर को लेकर अपने काम की रिपोर्ट जमा करेगा, ये बताएगा कि मैंने इतने समय में ये काम किया या ये काम करने में असमर्थ रहा या रही। इज दैट ओके? अब हम जल्दी से बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपको 2 टाइप मिलेगा। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझिए, एक ऑफिस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। पर अगर हम एक परिवार की बात करते हैं, हम एक दोस्तों के समूह की बात करते हैं, वो इनफॉर्मल या अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, जहाँ पे हम किसी नियम कानून के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, हम अपने इंस्टिंक्ट्स के अकॉर्डिंग खुद को एक्सप्रेस करते हैं। पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक पोजीशन दी जाती है, उस पोजीशन के अतिरिक्त कुछ भी करना आपके लिए अल्ट्रावायर्स हो जाता है। अल्ट्रावायर्स का मतलब है अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो उस काम के लिए आप पे कंपनसेशन या पनिशमेंट भी लगाई जा सकती है। फंक्शनल और डिविजनल रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनल और डिविजनल रिलेशनशिप्स में समझो कि फंक्शनल रिलेशनशिप इज़ मोर लाइक, यहाँ पे आपकी नोट्स में आपने लिखा है कि जब फंक्शंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव किए जाते हैं, और यहाँ पे जब डिविजनल के अकॉर्डिंग, देखो फंक्शनल में बात इतनी सी है
कि एक ही पर्सन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, पर यहाँ पे डिविजनल हेड्स का नाम सुना है? फंक्शनल में ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन पे बटी होती है, ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन में बांटा जाता है। जनरली डिविजनल हेड आपको मिलते हैं उन बड़ी बड़ी कंपनियों में जो ईस्ट में भी हैं, नॉर्थ में भी हैं, साउथ में भी हैं, देश में अलग अलग जगह पे फैली हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप में अक्सर एक ही सीनियर को लेके आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। डिविजनल में अगर हम बात करते हैं तो हर एम्प्लॉई अपने डिविजनल हेड को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसको अगर हम थोड़ी और डिटेल में समझते हैं तो डिविजनल हेड्स के बारे में, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, डिविजनल में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखी जाती है। जैसे मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिविजन्स पे अगर काम करती है तो जो नॉर्थ ईस्ट जोन होगा, जनरली हम वहाँ से रॉ मटेरियल के नाम पे चाय पत्तियाँ इकट्ठा करते होंगे। जो डिवीज़न, जो राज्य, जो प्रांत जिसमें रिच है, और फंक्शन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन डोमिनोज, अब ऐसा तो है नहीं कि डोमिनोज वाले अगर असम में खोल देंगे तो अपने पिज़्ज़ा में चाय पत्ती डालने लगेंगे, नहीं, दैट्स नॉट दैट। वो तो जैसा पिज़्ज़ा बनाते हैं वो वैसा ही सर्व करेंगे। इज़ दैट ओके? और अंतिम में इसमें दो टॉपिक है जो आपको समझना है। सबसे पहला है डेलीगेशन। स्टूडेंट्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये तीन शब्द हैं जिनको आपको समझना है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। मैंने आपको ये काम दिया था, आपने क्यों नहीं किया, जवाब दीजिए। आप होमवर्क नहीं करते तो जनरली स्कूल में ये होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीचर की बन जाती है जिसने आपको होमवर्क दिया। अगर प्रिंसिपल पूछा कि तुम्हारे क्लास में बच्चे होमवर्क क्यों नहीं करते, तो बच्चों से ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीचर। और सबसे हाई पे आता है अथॉरिटी। देखो, अगर अथॉरिटी है टीचर के पास तुम्हें होमवर्क देने की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी। जितनी बड़ी अथॉरिटी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी कम अथॉरिटी उतनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन समझो। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीयकरण और सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीयकरण। जैसे मानिए आपका एक कॉलेज है बहुत बड़ा, और वहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए अगर अकाउंट्स का एक डिपार्टमेंट सेट कर दिया गया तो वो सेंट्रलाइजेशन है। सारे विभाग के बच्चे आर्ट, साइंस, कॉमर्स वहीं जाते हैं, फीस जमा करते हैं, कैशियर से फी रिसीट प्राप्त करते हैं। पर अगर आपका कॉलेज छोटा सा कॉलेज है और वहाँ पे कभी साइंस के सर आके बैठ के फीस जमा कर रहे हैं, कभी मैथ के सर आके जमा कर रहे हैं, कभी कोई आके जमा कर रहा है, तो ये विकेंद्रीयकरण या डिसेंट्रलाइजेशन है। यहाँ पे कोई विभाग या कोई केंद्र नहीं क्रिएट किया गया है, केवल जो है उन्हीं में से काम चला रहे हैं। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब द क्रिएशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डाइल्यूशन ऑफ द अथॉरिटी। इसी के साथ बिजनेस मैनेजमेंट 1 का ब्रेनस्टॉर्मिंग रिवीजन खत्म हुआ। मुझे लग रहा है ये 35 या 35 मिनट का ये वीडियो बना होगा। इस वीडियो को 4 बार देख लेना, सारे MCQ सब सॉल्व हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो क्लास।